वेलकम स्टूडेंट्स इन द इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्लासेस। सेकंड चैप्टर हमारा चल रहा है। आज हम लोग शुरू करेंगे थर्ड पार्ट। लास्ट वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया था कि गवर्नमेंट को सब्सिडीज देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए, ये पुण्य है या पाप है, दैट मीन्स वाइस और वर्च्यू। और ये बात हम लोग पढ़ चुके हैं कि एग्रीकल्चर सब्सिडीज नहीं देनी चाहिए थी। दैट मीन्स अगेंस्ट में हम लोग पढ़ चुके हैं कि सब्सिडीज के अगेंस्ट में क्या क्या आर्ग्यूमेंट्स थे। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इसके फेवर में। दैट मीन्स यहां पर माना गया है वर्च्यू, यानी कि करेक्ट माना गया था कि एग्रीकल्चर सब्सिडीज गवर्नमेंट ने देकर अच्छा किया ड्यू टू द फॉलोइंग रीजंस। पॉइंट नंबर 1, न्यू टेक्नोलॉजी इज रिस्की, therefore needed to encourage farmers to test the new technology at subsidized rates। टेक्नोलॉजी नहीं थी तो उसमें जोखिम भी था, जिसकी वजह से किसान डर रहा था पैसा इन्वेस्ट करने में। लेकिन अगर रेट कम कर दिया जाएगा खाद का, बीज का, कीटनाशक दवाओं का, तो इससे किसान थोड़ा एनकरेज होगा, इसलिए सब्सिडीज देना सही था। नंबर 2, एट मोस्ट ऑफ द प्लेसेस एग्रीकल्चर डिपेंड्स ऑन मॉनसून, सो सब्सिडीज रिक्वायरमेंट ऑफ फार्मर्स फॉर इरिगेशन एंड फर्टिलाइजर्स। इंडिया में अधिकतर किसान मानसून पर डिपेंड होता है। बारिश आएगी तो खेतों को पानी मिलेगा, बारिश नहीं आएगी तो खेतों को पानी नहीं मिलेगा। इसकी वजह से भी किसानों को सब्सिडी की आवश्यकता थी ताकि वो इरिगेशन फैसिलिटीज अवेलेबल करा सके और खाद भी खरीद सके, बीज भी खरीद सके। नंबर 3, ड्यू टू लो लेवल ऑफ इनकम फार्मर्स नीडेड सब्सिडी फॉर न्यू टेक्नोलॉजी, यानी कि हमारे देश में अधिकतर किसान गरीब है, उसकी इनकम का लेवल लो है। अगर उसे आप सब्सिडी नहीं दोगे तो नई टेक्नोलॉजी को वो टेस्ट नहीं करेगा, इसलिए सब्सिडी देना सही था। नंबर 4, एलिमिनेटिंग सब्सिडीज विल इंक्रीज द इनइक्वालिटी बिटवीन रिच एंड पुअर फार्मर्स एंड वॉयलेट द गोल ऑफ इक्विटी। अगर सब्सिडी नहीं देते तो इसका फायदा केवल अमीर किसानों को ही मिलता रहता, जिससे कि गरीबी और अमीरी के बीच ज्यादा अंतर पैदा हो जाता। जो किसान गरीब था वो और गरीब हो जाता, जो अमीर था वो और अमीर हो जाता। तो गवर्नमेंट ने सब्सिडी देकर सही किया था। एंड पॉइंट नंबर 5, द डायरेक्शन ऑफ एप्रोप्रिएशन ऑफ बेनिफिट नीड्स टू बी करेक्टेड। जैसे कि पिछले वीडियो में आपको बताया गया था कि एप्रोप्रिएशन ऑफ बेनिफिट सही नहीं था, जिसकी वजह से किसानों को फायदा मिलने की बजाय ज्यादा फायदा मिला था फर्टिलाइजर फैक्ट्रीज को। तो यहां पर कहा गया है कि जरूरत है इस चीज की कि सब्सिडी को एलिमिनेट ना किया जाए, बल्कि डायरेक्शन ऑफ एप्रोप्रिएशन ऑफ बेनिफिट जो था, यानी कि फायदा मिलने की जो दिशा थी, जो गलत जगह चला गया था प्रॉफिट, उस दिशा को सही करने की आवश्यकता थी। लेकिन इसका मतलब यह नहीं हुआ कि सब्सिडी ना दी जाए। तो इस तरीके से देखा जाए तो सब्सिडी देना सही भी था। नेक्स्ट टॉपिक, अब पढ़ेंगे इंडस्ट्रीज के बारे में। फैक्टर्स नेसेसिटेटिंग डायरेक्ट पार्टिसिपेशन ऑफ द स्टेट, यानी कि पब्लिक सेक्टर, दैट मीन्स गवर्नमेंट सेक्टर इन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। इंडस्ट्रीज के डेवलपमेंट में सरकार को सीधे रूप से आगे आना पड़ा और अपने हाथों में बागडोर लेनी पड़ी। इसके पीछे कौन कौन से फैक्टर्स थे, यानी कारण थे। पॉइंट नंबर 1, लैक ऑफ कैपिटल, पूंजी की कमी। प्राइवेट सेक्टर के पास इतनी पूंजी ही नहीं थी कि वो इंडस्ट्रीज में पैसा इन्वेस्ट कर सके। तो आजादी के बाद जरूरत थी कि गवर्नमेंट को ही अपने हाथों में इंडस्ट्रीज की बागडोर ले लेनी चाहिए। आफ्टर इंडिपेंडेंस इट बिकेम एसेंशियल फॉर द स्टेट टू अचीव इंडस्ट्रियल ग्रोथ थ्रू पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स। आजादी के बाद यह जरूरी था कि गवर्नमेंट इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स को अपने हाथों में ले।
क्योंकि प्राइवेट सेक्टर के पास इतनी कैपिटल नहीं थी। पॉइंट नंबर 2, लो इंड्यूसमेंट टू इन्वेस्ट। पब्लिक सेक्टर प्रेरित भी नहीं हो रहा था पैसा इन्वेस्ट करने के लिए। अगर कुछ लोगों के पास पैसा था भी प्राइवेट सेक्टर में, वो इन्वेस्ट नहीं करना चाह रहे थे इंडस्ट्रीज में। ड्यू टू लो लेवल ऑफ इनकम देयर इज लो डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट्स इन द मार्केट। क्योंकि उस समय पर देश में गरीबी ज्यादा थी, अधिकतर लोग पिछड़े हुए थे, जिसकी वजह से इकोनॉमी में डिमांड कम थी प्रोडक्ट्स की, विच रिजल्ट्स इन लिमिटेड साइज ऑफ मार्केट, जिसकी वजह से मार्केट में ज्यादा ग्राहक ही नहीं था आइटम खरीदने वाला। एंड लो इंड्यूसमेंट टू इन्वेस्ट बाय द प्राइवेट सेक्टर। यही कारण था कि प्राइवेट सेक्टर प्रेरित नहीं हो रहा था पैसा इन्वेस्ट करने के लिए, इसलिए गवर्नमेंट को आगे आना पड़ा। पॉइंट नंबर 3, ग्रोथ विद सोशल जस्टिस। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ वॉज टू बी डिस्करेज्ड। यानी कि देश में पैसा एक जगह इकट्ठा होने से रोकने की आवश्यकता थी। अगर प्राइवेट सेक्टर को इंडस्ट्रीज सौंप दी जाती तो वही लोग अमीर बनते देश के अंदर, उनके पास सारा का सारा देश का पैसा इकट्ठा हो जाता। लेकिन गवर्नमेंट को क्या करना था? सामाजिक न्याय के अंतर्गत हर व्यक्ति तक फायदा पहुंचाना था, ताकि जो इनकम पैदा होगी इंडस्ट्रीज से उसका फायदा हर आदमी को देश में मिलना चाहिए। कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ वॉज टू बी डिस्करेज्ड एंड पब्लिक इन्वेस्टमेंट वॉज कंसिडर्ड एज द बेस्ट मीन्स टू अचीव इट। और इसके लिए गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट को ही सबसे बेहतरीन माना गया कि प्राइवेट सेक्टर के पास अगर हम लोग पैसा जाने से रोकना चाहते हैं तो सबसे बढ़िया तरीका यही था कि गवर्नमेंट हर एक इंडस्ट्री को अपने हाथों में ले ले। नेक्स्ट, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन IPR 1956, अ डिक्लेरेशन ऑन लीडिंग रोल ऑफ द स्टेट। जब फर्स्ट ईयर प्लान का एंड हुआ 1956 में, तब गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि देश को इंडस्ट्रीज की बहुत ज्यादा आवश्यकता है और प्राइवेट सेक्टर उसमें इनिशिएटिव नहीं ले रहा है। तो इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन के अंतर्गत गवर्नमेंट को ही लीडिंग रोल दिया गया कि गवर्नमेंट को ही आगे आना पड़ेगा और इंडस्ट्रीज को अपने हाथ में लेना पड़ेगा। यही था इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन। पॉइंट नंबर 1, 3-fold क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। देश की इंडस्ट्रीज को 3 हिस्सों में बांटा गया। इंडस्ट्रीज वर क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज। पॉइंट नंबर 1, वो इंडस्ट्रीज जो केवल और केवल पब्लिक सेक्टर के पास रहेंगी, यानी कि गवर्नमेंट के पास। दूसरी कैटेगरी में वो इंडस्ट्रीज रखी गई जिन क्षेत्रों में प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर दोनों मिलकर काम करेंगे, लेकिन लीडिंग रोल पब्लिक सेक्टर का ही रहेगा। दोज विच कुड बी एस्टेब्लिश्ड बोथ एज द प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज विद द लीडिंग रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर। और तीसरी कैटेगरी थी उन इंडस्ट्रीज की जो इंडस्ट्रीज फर्स्ट और सेकंड के अंतर्गत कवर नहीं हो रही थी। ऑल इंडस्ट्रीज अदर देन कैटेगरी फर्स्ट एंड सेकंड वर लेफ्ट टू द प्राइवेट सेक्टर। जो इंडस्ट्रीज ना फर्स्ट कैटेगरी में आ रही है ना दूसरी कैटेगरी में आ रही है, वो इंडस्ट्री छोड़ी गई प्राइवेट सेक्टर्स के लिए। पॉइंट नंबर 2, इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग। A license was needed to private sector not only for establishing a new enterprise but also for expanding production capacity of the existing ones। यानी कि हर चीज के लिए लाइसेंस की आवश्यकता पड़ेगी। प्राइवेट सेक्टर बिना लाइसेंस के कोई काम कर ही नहीं सकता था। अगर नई इंडस्ट्री लगानी है, कोई नया बिजनेस शुरू करना है तो लाइसेंस चाहिए, और अगर पुराने बिजनेस को बढ़ाना है और मशीनें लगानी है, या नए मार्केट में हमें अपना आइटम बेचना है, या हम लोग अपना आइटम एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, अपने मार्केट को एक्सपेंड करना चाहते हैं, प्रोडक्शन कैपेसिटी को एक्सपेंड करना चाहते हैं, तो हर चीज के लिए लाइसेंस की आवश्यकता थी। बिना लाइसेंस के किसी भी क्षेत्र में कुछ किया ही नहीं जा सकता था।
पॉइंट नंबर थर्ड, इंडस्ट्रियल कंसेशंस फॉर एस्टेब्लिशिंग इंडस्ट्री इन द बैकवर्ड रीजन्स गवर्नमेंट प्रोवाइड्स टैक्स हॉलीडेज फॉर सम टाइम। कुछ समय के लिए गवर्नमेंट ने टैक्स में छूट दी ऐसी इंडस्ट्रीज को जो कि अपनी इंडस्ट्री एस्टेब्लिश करेंगे बैकवर्ड एरियाज में, एंड सब्सिडाइज्ड पावर सप्लाई और इलेक्ट्रिसिटी भी कम रेट पर उनको अवेलेबल कराई गई। दैट मीन्स जो बिजनेसमैन अपनी इंडस्ट्री पिछड़े हुए क्षेत्रों में लगाएगा, पहाड़ी क्षेत्रों में लगाएगा, उसे गवर्नमेंट की तरफ से टैक्सेस में छूट मिलेगी कुछ सालों तक, और साथ ही साथ इलेक्ट्रिसिटी यानी पावर सप्लाई वो भी बहुत कम रेटों पर उसको दी जाएगी। इस प्रकार से सरकार ने खुद भी इंडस्ट्रीज लगाई और प्राइवेट सेक्टर को भी एनकरेज किया इंडस्ट्रीज लगाने के लिए इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन 1956 के अंतर्गत। नेक्स्ट, टॉपिक इज स्मॉल स्केल इंडस्ट्री टू प्रमोट एम्प्लॉयमेंट एंड इक्विटी, यानी कि रोजगार को बढ़ावा देने के लिए और समानता को बढ़ावा देने के लिए, क्योंकि जरूरत थी स्मॉल स्केल को आगे बढ़ाने की, क्योंकि लार्ज स्केल प्राइवेट सेक्टर्स जो इंडस्ट्रीज थी, ऐसा नहीं होना चाहिए कि बस वही पैसा कमाए और छोटे मोटे इंडस्ट्रियलिस्ट, छोटे मोटे बिजनेसमैन पैसा ना कमाएं। तो समानता का व्यवहार करते हुए स्मॉल स्केल को भी आगे बढ़ाने का निश्चय किया गया, क्योंकि इसमें एम्प्लॉयमेंट भी लोगों को ज्यादा मिलेगा और इनकम भी देश में सभी लोगों की समान रूप से बढ़ेंगी। एट प्रेजेंट द लिमिट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट इन स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज डज नॉट एक्सीड ₹10 करोड़। एट प्रेजेंट जो लिमिट तय की गई है कैपिटल इन्वेस्टमेंट की, वो ये है कि प्राइवेट सेक्टर के अंतर्गत अगर कोई भी इंसान स्मॉल स्केल इंडस्ट्री ओपन करता है तो उसमें 10 करोड़ से ज्यादा इन्वेस्ट नहीं किया जा सकता। अगर 10 करोड़ से ज्यादा इन्वेस्टमेंट होगा प्लांट एंड मशीनरी में तो फिर वो स्मॉल स्केल नहीं कहलाएगा, फिर वो मीडियम या लार्ज स्केल में आ जाएगा। विद अ टर्नओवर ऑफ लेस देन ₹50 करोड़, और टर्नओवर 50 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए, यानी कि सेल्स, एनुअल सेल 10 करोड़ की जो इन्वेस्टमेंट है वो केवल प्लांट और मशीनरी के लिए थी, और 50 करोड़ से ज्यादा की सेल नहीं होनी चाहिए, तभी ऐसी इंडस्ट्री को कहा जाएगा स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। 3 टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की 3 मुख्य विशेषताएं क्या होती हैं? पॉइंट नंबर 1, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज इज लेबर इंटेंसिव एंड देयरफॉर एम्प्लॉयमेंट फ्रेंडली। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में लेबर को ज्यादा काम मिलता है, यानी कि ऐसी टेक्नोलॉजी होती है, ऐसी टेक्निक होती है जिसमें लेबर की जरूरत ज्यादा पड़ती है और कैपिटल की आवश्यकता कम पड़ती है। इसे ही कहा जाता है लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी। टू प्रोवाइड अ गिवन आउटपुट स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एक्सपेक्टेड टू यूज मोर ऑफ लेबर देन कैपिटल, यानी कि ये वो इंडस्ट्री होगी जिसमें हमें लेबर की आवश्यकता ज्यादा पड़ेगी और पैसा कम इन्वेस्ट करना पड़ेगा। पॉइंट नंबर 2, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज शोज लोकेशनल फ्लेक्सिबिलिटी एंड देयरफॉर इक्वलिटी ओरिएंटेड, यानी कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को कहीं भी खोला जा सकता है, लोकेशनल वाइज किसी भी लोकेशन पे उसको आसानी से खोला जा सकता है, उसे चेंज किया जा सकता है, तो यहां पर इक्वलिटी को बढ़ावा मिलेगा। एस्टेब्लिश्ड क्लोज टू द रॉ मटेरियल which results in high efficiency and balanced regional growth. That means स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को वहां खोला जा सकता है जहां पर रॉ मटेरियल आराम से मिल जाए। अगर कच्चा माल आराम से मिल रहा है तो फायदा रहेगा स्मॉल स्केल के लिए, क्योंकि उनको कॉस्ट में बचत होगी, अर्थात उनकी लागत जो है वो कमाएगी, जिसकी वजह से देश में हर क्षेत्र आगे बढ़ेगा और देखने को मिलेगा बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट, यानी कि बैलेंस्ड रीजनल ग्रोथ। वरना लार्ज स्केल को हर जगह ओपन नहीं किया जा सकता, और लार्ज स्केल को ओपन करने के लिए कुछ लिमिटेशंस भी होती हैं। स्मॉल स्केल के लिए कोई लिमिट नहीं है, उसको कहीं भी ओपन किया जा सकता है किसी भी लोकेशन पर। तो इसीलिए रॉ मटेरियल के नज़दीक अगर हम लोग स्मॉल स्केल को खोलेंगे तो उससे उनकी एफिशिएंसी बढ़ेगी, वो ज़्यादा क्षमता से प्रोडक्शन कर सकेंगे, वो भी कम से कम लागत में। पॉइंट नंबर 3,
स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज नीड्स स्मॉल इन्वेस्टमेंट एंड इज देयरफॉर इक्विटी ओरिएंटेड। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा नहीं चाहिए, लार्ज स्केल के कंपैरिजन में स्मॉल स्केल को बहुत कम पैसा चाहिए और इस वजह से भी इक्विटी ओरिएंटेड है। इक्विटी इज फर्दर प्रमोटेड बिकॉज ऑफ ग्रेटर एम्प्लॉयमेंट पर यूनिट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन एसएसआई। इक्विटी इज फर्दर प्रमोटेड बिकॉज ऑफ ग्रेटर एम्प्लॉयमेंट per unit of investment in small scale industries compared to large scale industry and checks concentration of economic power। यानी कि यहां पर दोबारा हम लोग इक्विटी को बढ़ावा दे सकते हैं क्योंकि इससे एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होती है, यानी कि जितना हमें पैसा लगाना पड़ेगा उसके कंपैरिजन में हम लोग ज़्यादा लोगों को रोजगार दे सकेंगे, जिसकी वजह से इकोनॉमिक पावर को एक जगह इकट्ठा होने से रोका जा सकता है। यानी कि ऐसा नहीं होगा कि देश में अमीर आदमी और अमीर होता जा रहा है और गरीब होता जा रहा है। यहाँ पर गरीबों को भी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी और वो भी पैसा कमाकर काफी हद तक समानता प्राप्त करेंगे। नेक्स्ट, अगला टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटेजी, जिसे इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन स्ट्रेटेजी भी कहा जाता है। ये गवर्नमेंट की स्ट्रेटेजी है जिसके मुताबिक गवर्नमेंट ने डिसाइड किया था कि जो गुड्स हमें विदेशों से इंपोर्ट करने पड़ रहे थे, जिसकी वजह से हमारे देश की जो करेंसी है उसका लॉस हो रहा था, उसकी कीमत लगातार डाउन जा रही थी, क्योंकि इंपोर्ट करने के लिए हमें चाहिए थी विदेशी करेंसी, फॉरेन करेंसी, और फॉरेन करेंसी की डिमांड देश में जितनी ज़्यादा बढ़ती है उसके रेट भी बढ़ते हैं फिर, और फॉरेन करेंसी के रेट बढ़ने का मतलब हमारा रुपया कमज़ोर होना। तो गवर्नमेंट नहीं चाहती थी कि हमारे देश में अधिक इंपोर्ट किया जाए, तो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि जो चीज़ें हमें इंपोर्ट करनी पड़ रही हैं अब उनको देश के अंदर ही बनाया जाए और इंपोर्ट पर लगाई जाएं रेस्ट्रिक्शंस, मल्टीनेशनल कंपनीज पर लगाई जाएं रेस्ट्रिक्शंस, उनको देश में घुसने से रोका जाए। यही कहलाती है इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटेजी। डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्शन देने के लिए गवर्नमेंट ने यह कदम उठाया था। इट रिफर्स टू द पॉलिसी ऑफ रिलायंस ऑन इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन एंड प्रोटेक्शन टू द डोमेस्टिक इंडस्ट्री थ्रू इंपोर्ट रेस्ट्रिक्शंस एंड इंपोर्ट ड्यूटीज इन द एरियाज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। तो इंटरनेशनल ट्रेड यानी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के अंतर्गत गवर्नमेंट ने इंपोर्ट ड्यूटीज को बढ़ा दिया, इंपोर्ट पर रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए, ताकि देश की जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज हैं उन्हें मल्टीनेशनल कंपनीज का सामना ना करना पड़े, क्योंकि वो कंपटीशन करने लायक थे ही नहीं उस समय। मल्टीनेशनल कंपनीज के प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा बेहतर थे, सस्ते भी थे। अगर मल्टीनेशनल कंपनीज हमारे देश में घुस जाती उस समय पर, अब तो घुसी हुई हैं खैर बहुत सारी, अब तो रोक टोकी खत्म हो चुकी है ग्लोबलाइजेशन की वजह से, लेकिन ये बात तब की है जब इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन बनाया गया था, तब गवर्नमेंट ने डिसाइड किया था कि देश में मल्टीनेशनल कंपनीज को घुसने से रोका जाए, वरना हमारे देश की डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज उनका सामना नहीं कर पाएंगी और वो बर्बाद हो जाएंगी और फिर वही स्थिति आ जाएगी गुलामी वाली। इसलिए गवर्नमेंट ने रेस्ट्रिक्शन लगाया था इंपोर्ट्स पर। पॉइंट नंबर 1, प्रोडक्शन ऑफ दोज गुड्स which the economy has been importing from rest of the world to save foreign exchange। अर्थात गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि अब देश में ऐसे गुड्स का प्रोडक्शन करेंगे जो गुड्स पहले हमें बाकी की दुनिया से खरीदने पड़ते थे, ताकि देश में फॉरेन एक्सचेंज यानी फॉरेन करेंसी को बचाया जा सके और अपने रुपए को गिरने से बचाया जा सके। पॉइंट नंबर 2, फॉरेन एक्सचेंज वॉज टू बी यूटिलाइज्ड फॉर डेवलपमेंटल इंपोर्ट्स। और फॉरेन एक्सचेंज जो सरकार के पास है वो नॉर्मल इंपोर्ट पर खर्च नहीं करेंगे, बल्कि डेवलपमेंटल इंपोर्ट पर खर्च किया जाएगा। यानी कि फॉरेन करेंसी से खरीदी जाएंगी मशीनें और टेक्नोलॉजी, दैट मीन्स कैपिटल गुड्स, ताकि देश में और ज्यादा इंडस्ट्रीज को स्थापित किया जा सके। पॉइंट नंबर 3, द गवर्नमेंट प्रिफर टू इकोनॉमाइज द यूज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। गवर्नमेंट फॉरेन एक्सचेंज का बचतपूर्ण प्रयोग करना चाहती थी, जिसके लिए गवर्नमेंट ने अपनाया इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन रेदर देन मैक्सिमाइज द जनरेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, यानी कि एक्सपोर्ट प्रमोशन।
और ये गवर्नमेंट की बहुत भारी कमी थी उस समय पर। गवर्नमेंट ने फॉरेन एक्सचेंज को बचाने के बारे में सोचा इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन के द्वारा, बल्कि फॉरेन एक्सचेंज को बढ़ाने के बारे में नहीं सोचा। बल्कि करना यह चाहिए था कि फॉरेन कंट्रीज को, जितनी भी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, उन्हें इंडिया में आने देना चाहिए था और इंडियन कंपनीज को भी फॉरेन में भेजना चाहिए था। लेकिन प्रॉब्लम यह थी कि उस वक्त हमारे देश की इंडस्ट्रीज इस लायक नहीं थी। देश के अंदर ही इंडस्ट्रीज नहीं थी ढंग की, तो बाहर तो भेजने का सवाल ही पैदा नहीं होता। पॉइंट नंबर 4, द गवर्नमेंट वांटेड टू प्रोटेक्ट द डोमेस्टिक इंडस्ट्री फ्रॉम इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन थ्रू टैरिफ्स एंड कोटाज। तो गवर्नमेंट ने डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को सुरक्षा प्रदान की टैरिफ और कोटाज के द्वारा। टैरिफ का मतलब टैक्सेस ज्यादा लगा दिए इंपोर्ट्स पर, ताकि इंपोर्टेड गुड्स महंगे हो जाएं और देश के लोग उनको खरीदना बंद कर दें। और कोटा का मतलब क्वांटिटी फिक्स कर दी कि किसी भी प्रोडक्ट को अगर विदेश से इंडिया में ला रहे हैं तो मैक्सिमम उसकी लिमिट क्या होगी, ताकि ज्यादा आइटम इंडिया में आए ना। जब आएगा नहीं तो बिकेगा नहीं, जब बिकेगा नहीं तो इंडियन इंडस्ट्रीज को, डोमेस्टिक इंडस्ट्री को कंपटीशन का सामना नहीं करना पड़ेगा मल्टीनेशनल कंपनीज के साथ। यह थी गवर्नमेंट की इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटेजी, जिसे कहा जाता है इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन स्ट्रेटेजी। नेक्स्ट, क्रिटिकल इवोल्यूशन ऑफ द इंडस्ट्रियल एंड ट्रेड पॉलिसीज। अब हम लोग करेंगे इनकी आलोचनात्मक व्याख्या, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे पॉजिटिव इफेक्ट्स एंड ड्रॉबैक्स ऑफ इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटेजी, या इसे कहा जा सकता है इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन स्ट्रेटेजी। अर्थात जो भी टॉपिक आपको पढ़ाया उसमें क्या हमें पॉजिटिव इफेक्ट्स दिखाई दिए और क्या उसके अंदर ड्रॉबैक्स यानी कि कमियां दिखाई दी। तो पहले पढ़ेंगे पॉजिटिव इफेक्ट्स, फिर पढ़ेंगे इसकी कमियां। गुड इंपैक्ट ऑफ इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटेजी ऑन द डोमेस्टिक इंडस्ट्री, यानी कि पॉजिटिव इफेक्ट्स ऑफ इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन स्ट्रेटेजी। पॉइंट नंबर 1, हाई रेट ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ विद स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन। डिस्पाइट ग्रीन रिवॉल्यूशन, परसेंटेज कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर टू जीडीपी इंक्रीज्ड फ्रॉम 12% टू 25%। यानी कि देश में हरित क्रांति होने के बावजूद भी इंडस्ट्रीज ने अपनी परफॉर्मेंस अच्छी दिखाई और इनका जो जीडीपी में योगदान था वो 1951 के कंपैरिजन में 1991 तक 12% से पहुंच गया था 25% पर। पॉइंट नंबर 2, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ। Point number 1, industrial growth started spreading across engineering goods and a wide range of consumer goods besides textile and jute. टेक्सटाइल और जूट तो पहले भी पैदा होते थे देश में, उसके अलावा अब देश में इंजीनियरिंग गुड्स की इंडस्ट्रीज भी काफी बढ़ने लगी थी। यानी कि अब देश में मशीनें भी पैदा होने लगी थी। यानी कि इंडस्ट्रियल ग्रोथ में हमें दिखाई दिया डाइवर्सिफिकेशन, अलग अलग क्षेत्रों में नई नई चीजें पैदा होने लगी अब देश के अंदर। एंड नंबर 2, ग्रोथ ऑफ सनराइज इंडस्ट्री, जो कि थी एक इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री एंड ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। अब देश में इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑटोमोबाइल यानी गाड़ियां बनाने वाली इंडस्ट्रीज भी पनपने लगी। एक्सपोज टू इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन, दीज इंडस्ट्रीज वुड हैव फेल्ड टू सर्वाइव। लेकिन अगर गवर्नमेंट ये स्ट्रेटेजी नहीं अपनाती और इन्हें सामना करना पड़ जाता इंटरनेशनल कंपटीशन का, तो फिर ये इंडस्ट्री सरवाइव नहीं कर पाती। इसलिए इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन स्ट्रेटेजी का असर देश पर अच्छा पड़ा और ये इंडस्ट्रीज जो है वो बच गई। पॉइंट नंबर 3, अपॉर्चुनिटीज ऑफ इन्वेस्टमेंट। प्रोटेक्शन टू स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज ओपनड न्यू अपॉर्चुनिटीज of investment, that means self-employment, for those who did not have much capital. It also implied the use of latent resources, that means potential and hidden resources,
इन द कंट्री विच अदरवाइज वुड हैव रिमेन्ड आइडल। यानी कि अब इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी देश में बढ़ गई थी। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन स्ट्रेटेजी की वजह से सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए लोग प्रेरित हो रहे थे, क्योंकि देश में लोगों के पास बहुत ज़्यादा पैसा तो था नहीं। थोड़ा बहुत पैसा लगाकर स्मॉल स्केल के अंतर्गत वो अपने आप को रोजगार दे सकते थे। और देश में जो छुपे हुए रिसोर्सेज थे अब वो भी सामने आने लगे। अगर गवर्नमेंट इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन स्ट्रेटेजी को नहीं अपनाती तो जो पोटेंशियल रिसोर्सेज हैं वो छुपे के छुपे रह जाते और वो बेकार हो जाते। लेकिन कम से कम इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन स्ट्रेटेजी की वजह से अब उनका यूज होना स्टार्ट हुआ, जिसकी वजह से देश को फायदा मिला। एंड पॉइंट नंबर 4, प्रमोशन ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। The promotion of small scale industries gave opportunities to those people who did not have the capital to start large enterprises. जिन व्यापारियों के पास ज़्यादा पैसा नहीं था, अब स्मॉल स्केल के अंतर्गत वो थोड़ा बहुत पैसा इन्वेस्ट करके अपनी खुद की इंडस्ट्री लगा सकते थे। तो इस तरीके से गवर्नमेंट ने इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटेजी यानी कि इस रणनीति के मुताबिक अपने देश की इंडस्ट्रीज को फॉरेन कंपटीशन से बचाया। अब पढ़ते हैं इसके बैड इफेक्ट्स यानी कि ड्रॉबैक्स। बैड इफेक्ट्स ऑफ इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटेजी ऑन द डोमेस्टिक इंडस्ट्री, यानी कि ड्रॉबैक्स या कह सकते हैं शॉर्टकमिंग्स ऑफ इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन स्ट्रेटेजी। पॉइंट नंबर 1, ग्रोथ ऑफ इनएफिशिएंट पब्लिक मोनोपोलीज। टेलीकम्युनिकेशन वॉज अ गवर्नमेंट मोनोपोली टिल अबाउट 1990। टेलीकम्युनिकेशंस के मामले में 1990 तक केवल गवर्नमेंट का ही एक अधिकार था। गवर्नमेंट की बीएसएनएल या वीएसएनएल कंपनी के अलावा और कोई भी ऐसी कंपनी नहीं थी जो कि लोगों को टेलीफोन या मोबाइल सर्विसेज का नेटवर्क अवेलेबल कराती हों, जिसकी वजह से लोगों को सालों तक इंतजार करना पड़ता था एक टेलीफोन कनेक्शन लेने के लिए। और उस समय पर टेलीफोन कनेक्शंस थे भी बहुत ज्यादा महंगे। केवल और केवल सिक्योरिटी जमा करानी पड़ती थी 3,000 रुपए, और पर मंथ बिल आया करता था लगभग 550 रुपए का, जो कि फिक्स्ड था, जिसमें केवल लोगों को 100 कॉल्स फ्री मिला करती थी और एक कॉल 3 मिनट से ज्यादा की नहीं होगी। तो इस प्रकार से केवल गवर्नमेंट का ही एक अधिकार था हर जगह, प्राइवेट सेक्टर को कहीं छूट ही नहीं थी। इंडिया में प्राइवेट सेक्टर्स की कमी थी क्योंकि कैपिटल की कमी थी लोगों के पास, और फॉरेन कंपनीज को इंडिया में आने नहीं दिया जा रहा था। तो इससे सफर करना पड़ रहा था लोगों को। पीपल हैड टू वेट फॉर ईयर्स एंड ईयर्स जस्ट फॉर अ टेलीफोन कनेक्शन। आज की डेट में आप देखिए, टेलीफोन कनेक्शन अगर चाहिए 5 मिनट में सिम खरीदो, 10 मिनट बाद वो शुरू भी हो जाती है। लेकिन पहले ऐसा नहीं था। तो ये एक बहुत भारी कमी थी कि गवर्नमेंट खुद चीजों को अवेलेबल करा नहीं पा रही थी और फॉरेन कंपनीज को इंडिया में आने नहीं दे रही थी। पॉइंट नंबर 2, लैक ऑफ कंपटीशन इंप्लाइड लैक ऑफ मॉडर्नाइजेशन। कंपटीशन की कमी की वजह से मॉडर्नाइजेशन भी नहीं हो रहा था। एम्बेसडर एंड फिएट कार्स वर ओनली 2 मॉडल्स प्रोड्यूस्ड बाय द डोमेस्टिक इंडस्ट्री इन इंडिया। कार के मामले में केवल 2 ही कंपनीज इंडिया में हुआ करती थी, एक एम्बेसडर और दूसरी फिएट। एंड इवन फॉर स्कूटर वन हैज टू वेट फॉर देयर नंबर, यानी कि यहां पर था बुकिंग सिस्टम। अगर स्कूटर भी खरीदना है तो पहले पैसा जमा करा दीजिए और 4-5 महीने बाद या 6 महीने बाद आपका नंबर आएगा। तो ये हाल था क्योंकि इंडिया में डिमांड थी ज्यादा और सप्लाई थी बहुत ज्यादा कम। कार केवल 2 ही हुआ करती थी और उनमें भी ज्यादा फीचर्स ऐड नहीं किए जा रहे थे, अर्थात मॉडर्नाइजेशन की कमी थी क्योंकि कंपटीशन नहीं था। अगर कंपटीशन होता तो उनको डर लगता कि हमारा बिजनेस डाउन हो जाएगा, तो वो अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए और ज़्यादा मेहनत करते और ज़्यादा फीचर्स ऐड करते अपने प्रोडक्ट में, लेकिन ऐसा कुछ था ही नहीं।
क्योंकि उनको पता था कि गवर्नमेंट ने इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटेजी के अंतर्गत फॉरेन कंपटीशन पर रोक लगा रखी है, जिसकी वजह से कंपटीशन की कमी होने की वजह से वो मॉडर्नाइज नहीं होना चाह रहे थे। पॉइंट नंबर 3, एक्सेसिव रेगुलेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, यानी कि हर क्षेत्र में लाइसेंस चाहिए, हर क्षेत्र में बिना मिनिस्टर्स की परमिशन के कुछ हो ही नहीं सकता। इंडस्ट्रियलिस्ट अननेसेसरली एंगेज्ड इन ऑब्टेनिंग परमिट्स, बिना मतलब का लाइसेंस लगा रखा था हर जगह, परमिट्स चाहिए, लाइसेंस चाहिए। एंड लॉबिंग विद द कंसर्न मिनिस्ट्रीज, और मिनिस्टर के साथ आपको मीटिंग करनी पड़ेगी, और मीटिंग करने का मतलब तो आप समझते ही हैं कि मिनिस्टर्स के साथ मीटिंग करने का मतलब क्या होता है, बिना उसके काम आगे बढ़ता ही नहीं था। रेदर देन ऑन थिंकिंग अबाउट हाउ टू इंप्रूव देयर प्रोडक्ट्स फॉर द कॉम्पिटिशन विद रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि बिजनेसमैन के पास इतना समय ही नहीं था कि वो ये सोचता कि अपने प्रोडक्ट को कैसे मैं इंप्रूव करूं ताकि रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से कंपटीशन कर सकूं, बल्कि वो तो बेकार के चक्करों में लगा रहता था। गवर्नमेंट से इस चीज का परमिट चाहिए, उस चीज का लाइसेंस चाहिए, उस मिनिस्टर के साथ मीटिंग करनी है, जिसकी वजह से हमारे देश में जो इंडस्ट्रीज हैं वो उतने अच्छे तरीके से नहीं पनप पाई जितनी कि उनको पनपना चाहिए था। देन पॉइंट नंबर 4, indiscriminate spread of public sector enterprises. It implies producing such goods as bread and shoes which could easily be left to the private enterprises. यानी कि सरकार देश में हर चीज को खुद बनाना चाह रही थी, ब्रेड से लेके शूज तक हर चीज में गवर्नमेंट का पार्टिसिपेशन था, चाहे वो डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली हो, और कम से कम ये तो चीजें ऐसी थी जिनको सरकार प्राइवेट सेक्टर के लिए छोड़ सकती थी। लेकिन जैसे मैंने बताया, हर चीज में लाइसेंस चाहिए, हर चीज में परमिट चाहिए, जिसकी वजह से पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज भेदभाव पूर्ण वाला व्यवहार यहां पर सरकार ज्यादा कर रही थी, जो नहीं करना चाहिए था। विच इंप्लाइड पॉइंट नंबर 1, इनडिस्क्रिमिनेट एंड इरेशनल यूज ऑफ पब्लिक रिसोर्सेज, यानी कि जो गवर्नमेंट के रिसोर्सेज थे वो बर्बाद ज्यादा हो रहे थे। एंड पॉइंट नंबर 2, swallowing up अपॉर्चुनिटीज ऑफ इन्वेस्टमेंट फॉर द प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स, और जो अपॉर्चुनिटीज प्राइवेट सेक्टर के लिए छोड़ी जा सकती थी, गवर्नमेंट वो अपॉर्चुनिटीज भी खाती जा रही थी सारी की सारी। एंड पॉइंट नंबर लास्ट, पॉइंट नंबर 5, इकोनॉमिकली अनवायबल स्टेट एंटरप्राइजेज, अ पॉलिटिकल कंपल्जन, any private sector enterprise would ultimately shut down if found to be an economically unviable unit, यानी कि लॉस मेकिंग एंटरप्राइज। प्राइवेट सेक्टर कभी भी लॉस मेकिंग एंटरप्राइज को नहीं चलाता। एज अ प्राइवेट बिजनेसमैन अगर मुझे दिखाई दे रहा है कि बिजनेस करने में लॉस हो रहा है तो मैं तुरंत उस बिजनेस को बंद कर दूंगा, लेकिन पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज ऐसा नहीं कर रही थी, वो लॉस उठा रही थी और मजबूरी में चल रही थी। But in case of public enterprises, it always has been a political compulsion to bear the losses and continue operating unviable enterprises, यानी कि राजनीतिक दबाव के कारण गवर्नमेंट ऐसी एंटरप्राइजेज को चाहकर भी बंद नहीं कर पा रही थी, क्योंकि गवर्नमेंट को पता था कि अगर ऐसी एंटरप्राइज को बंद कर दिया गया तो देश में जो डिमांड है उसको पूरा नहीं किया जा पाएगा, और साथ ही साथ देश में इनकम का लेवल घटेगा और बेरोजगारी हद से ज्यादा हो जाएगी। इसलिए गवर्नमेंट को मजबूरी में ऐसी एंटरप्राइजेज को अब ढोना पड़ रहा था जो सरकार के लिए घाटा बन चुकी थी, लॉस बन चुकी थी। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। इस सेशन में हम लोग इतना ही करेंगे और चैप्टर आपका ये फिनिश हो चुका है। अब नेक्स्ट सेशन में हम लोग शुरू करेंगे इस चैप्टर के क्वेश्चंस। तब तक वीडियोस को लगातार देखिए और टॉपिक्स को याद कीजिए। Thank you.